हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आज हमारा रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या कर लिया था। हमने डाइपोल के कारण किसी डाइपोल को अगर हम किसी फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या होता है, इक्विलिब्रियम उसका कैसे आता है, कब उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, कब चार्ज पे कैसे टॉर्क लगता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। तो आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्टर, ठीक है ना। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है जिस पे आपको सारे लेक्चर के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो किसी भी लेक्चर का, है ना। तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। उसका नाम है, हमारे चैनल का नाम है ईडीयू अशोका लेक्चर पीडीएफ, ठीक है। ईडीयू अशोका लेक्चर पीडीएफ आप अगर टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसको जाके आप ज्वाइन करो। वहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, आप वहां से आराम से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पीडीएफ मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग नोट्स बनाना बंद कर दो, है ना। नोट्स आपको बनाते रहना है। नोट्स आप बनाओगे तो अपना हैंड रिटन नोट्स जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। किसी दूसरे का नोट अगर आप लेते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप अपना खुद का अगर हैंड रिटन नोट्स अगर आप रखते हो तो वो आपका हैंड रिटन नोट बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर इज ए मटेरियल। क्या होता है? कंडक्टर इज अ मटेरियल which have large number of free electrons। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलने का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस को क्या हो और एटम को जो छोड़ चुके हो, है ना, उनको, जिनको आप बोल सकते हो आवारा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आवारा इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा रहते हैं, ठीक है, जो अपने न्यूक्लियस को छोड़ के इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं। जैसे आवारा बच्चे नहीं होते हैं, वो लड़कियों के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते हैं, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आवारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इधर उधर वो घूमते रहते हैं मटेरियल में, रैंडम मोशन करते रहते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो आप जानते हो बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं मटेरियल में, तो उनसे ये टकराते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो रैंडमली ये किसी भी डायरेक्शन में बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं। अगर हम इनकी स्पीड का अगर मेजरमेंट करेंगे तो वो लगभग 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड के अराउंड आता है ना। इतना ज्यादा तेजी से ये मूव करते हैं मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो इसमें आवारा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स with very high speed in random डायरेक्शन में ये बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होता है, अब एक पॉइंट इसके बारे में और आता है। अगर हम कंडक्टर को कोई भी चार्ज दें तो वो चार्ज क्या हो जाता है, उसके सरफेस पे चला जाता है। वो चार्ज कभी भी कंडक्टर में इनसाइड नहीं रहता है, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो, इफ वी गिव सम चार्ज टू द कंडक्टर, then it goes to the surface of conductor।
सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। नो इनसाइड चार्ज, चार्ज present inside the present in conductor, ठीक है। कोई भी इनसाइड चार्ज कंडक्टर में प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम इस चीज को कैसे समझे कि अगर हम कंडक्टर को कोई भी चार्ज देते हैं तो वो चार्ज जो होता है उसकी सरफेस पे क्यों चला जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो आप जानते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कोई भी चार्ज देते हैं तो कंडक्टर के अंदर स्पेस होता है चार्ज को मूव कराने का, ठीक है ना। बहुत ज्यादा उसके अंदर स्पेस होता है जिसमें जैसे आपके रैंडम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कुछ डायरेक्शन में, और नेट चार्ज उस पे क्या हो जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे देखो यहाँ पे एक कंडीशन मैं आपको दिखाता हूं। सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है और इसमें हमने चार्ज दे दिया क्यू हमने चार्ज दे दिया जो है प्लस क्यू, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो, अगर मैं इसके अंदर में देखूं तो अगर इसके अंदर में प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, मान लो आपने मान लिया कि अंदर में प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, अंदर में अगर आपने मान लिया, तो बताओ अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इन चार्जेस के बीच लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यहां से एक दूसरे को जब ये रिपेल करते हैं तो रिपल्सन के कारण क्या होती है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ने लगती है। आप जानते हो अगर ये कंडक्टर है तो इसमें स्पेस है, ये आसानी से मूव कर सकते हैं। तो जब इनके बीच रिपल्सन लगता है तो उस रिपल्सन की वजह से ये क्या करते हैं, आउटर सरफेस पे आके फिक्स हो जाते हैं। आउटर सरफेस से आगे तो ये जा नहीं सकते, कितना भी रिपल्सन लग जाए, लेकिन आउटर सरफेस से बाहर ये नहीं जा सकते, ठीक है ना। आउटर सरफेस में ये आके इस तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इनका रिपल्सन फोर्स, जो रिपल्सिव फोर्स इन पे लग रहा होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। समझ में आया आपको, ये रिपल्सिव फोर्स इस कंडीशन में मिनिमम होगा। अंदर में क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी चार्ज दोगे तो उन चार्जेस के बीच क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब वो दूर जाएंगे तो क्या कंडीशन आएगी कि मैक्सिमम वो सरफेस पे जा सकते हैं, सरफेस से बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि सरफेस तक ही मूव करने के लिए उनको स्पेस मिल रहा है। उसके बाद तो दूसरा मीडियम शुरू हो जाता है, उसमें वो जा नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से हम जो भी चार्ज इसको सप्लाई करते हैं वो सब किस पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप फटाफट नोट कर लो कंडक्टर के बारे में, फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। चलो, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो, अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर देखें तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कंडक्टर में आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर, एनी कंडक्टर इज जीरो। नेट फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। इसको भी आप इसी एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है ना, किसी रैंडम शेप का कंडक्टर है आपका। इसमें अगर अंदर में मान लो, हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। मैंने बताया इसके अंदर आवारा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, है ना, जिनको कोई काम नहीं होता है, बस वो ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो कंडीशन क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो जो भी हमारे आवारा इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी आवारा इलेक्ट्रॉनों पे
फोर्स लगने लगेगा एक डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा तो होगी क्या कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि यहां पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज जब इकट्ठा हुए तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इस साइड पे, ठीक है ना, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब बताओ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ ऐसा था, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा था ई एक्सटर्नल, ये क्या था, ई एक्सटर्नल, ठीक है। अब अगर इन पे चार्जेज इंड्यूस हो गए, चार्जेज इंड्यूस होने के कारण क्या होगा, इस पे एक इस डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ये फील्ड कौन सा है, ई इंटरनल। ये फील्ड क्या करेगा, नेट जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है जब तक उसको जीरो नहीं कर देगा तब तक ये इंटरनल फील्ड बढ़ता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहेंगे, क्योंकि उनके पास मूव करने का स्पेस है तो वो आसानी से मूव करते रहेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक वो डेवलप करेंगे जब तक नेट एक्सटर्नल फील्ड आपका जीरो नहीं हो जाता है। समझ आया आपको? तो ये इस तरीके से यहां पे इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप इसकी नेट कंडीशन देखो तो नेट कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेट फील्ड यहां पे जीरो हो जाएगा और ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसे इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आ जाएगी और ई क्या हो जाएगा, इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आया आपको? ये पॉइंट है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द surface which have less radius of curvature, the surface which have less radius of curvature holds more charge density। अब इसको बोलने का मेरा क्या मतलब है, इसको बोलने का मेरा ये मतलब है कि अगर कोई कंडक्टर आपको गिवन है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पे ज्यादा होगा वहां पे उसका क्या होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगा, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया? वही चीज मैंने यहां पे लिखा है, द सरफेस विच हैव लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर होल्ड्स मोर चार्ज डेंसिटी। जहां पे लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां पे आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं ये कंडक्टर आपका बनाऊं कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से मैं बना दूं, ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है ना। अब यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैसे देखते हो, कोई अगर कर्वेचर इस टाइप का बना हुआ है तो वहां से आप एक सर्कल एज्यूम करते हो, ठीक है, और उसकी रेडियस देखते हो, उसी को आप क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो। अगर किसी भी कर्व सरफेस पे आप देखते हो तो यहां अगर हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, कैपिटल क्यू आप मान लो, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज अगर आपने दिया तो ये इस पॉइंट पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है, उसके बाद यहां पे थोड़ा कम होगा, उसके बाद इधर जो है बिल्कुल कम होगा, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी अगर आप देखोगे, ये मैं चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना आप। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हो गया, है ना, चार्ज डेंसिटी कैसे वहां पे ज्यादा हो गई? तो इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओगे। आप जानते हो पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, उस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूं तो दोनों जगह पे मेरा पोटेंशियल सेम होगा, तो V हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम V का फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है बताओ, KQ बाई
के क्यू बाई आर, यही तो होता है। अब मैं अगर क्यू को चार्ज डेंसिटी से रिप्लेस कर दूं तो मैं क्या कर सकता हूं, के क्यू बाई एरिया, इसका एरिया मैंने मान लिया ए है और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ए से, ठीक है। एरिया ए आप ले लो या एरिया आप आर स्क्वायर के फॉर्म में ले लो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर आप बोल दो, ठीक है। तो यहां पे ये एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर के टर्म में मिलेगा डिवाइडेड विद आर, यही तो मिलेगा। अब आप बताओ क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अगर ये क्या हो गई, चार्ज डेंसिटी हो गई, तो अगर आप V लिखोगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आप चार्ज डेंसिटी कर दो K इंटू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई आर, तो पाई आर आप इसको कर दो, ये मिल गया। अब अगर आप इसको निकालो सिग्मा अगर आप निकालते हो तो सिग्मा निकालोगे तो आप क्या करोगे, V को डिवाइड कर दोगे किससे, K इंटू पाई आर से, ठीक है। K इंटू पाई आर से अगर आप डिवाइड करोगे, यहां पे आप पाई आर भी ले सकते हो या तो आप आर स्क्वायर कुछ भी आप ले सकते हो यहां पे, ठीक है ना। बस जस्ट आपको कितना समझना है कि ये आर स्क्वायर से आपको इसको डिवाइड करना है और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो ये इसका सरफेस एरिया निकलेगा, है ना। या तो आप 4 पाई आर स्क्वायर कर सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर, अगर आपको एक स्फीयर इसको एज्यूम करना है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो यहां से कितना मिल गया, 4k पाई आर मिल जाएगा, तो 4k पाई आर यहां पे आ जाएगा। तो आपका v कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या आ गया आपका, एक कांस्टेंट आ गया, ये कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब अगर हम यहां पे देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हम लिख सकते हैं। इसका मतलब जहां मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां ये चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। वहां पे अगर हम चार्ज डेंसिटी निकालें तो क्या आएगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको दूसरी चीजें कुछ बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जैसा भी आपका कंडक्टर गिवन है, मान लो ये रैंडम शेप का आपका कंडक्टर गिवन है, तो इस पे आप अगर किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। समझ आया आपको, ये होगी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझ आया आपको। किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो उस पॉइंट से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है कंडक्टर की, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, यहां पे आप कर सकते हो ऑफ कंडक्टर, इसको मैं रब करके लिख देता हूं, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज को होल्ड करने की मैक्सिमम कैपेसिटी कंडक्टर की क्या होती है, इसको हमें देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यहां पे देखते हो कुछ इस टाइप का आपको कंडक्टर गिवन है, ऐसा कंडक्टर कुछ गिवन है, ये इसका एकदम शार्प एज है, हम मान रहे हैं कि ये बिल्कुल शार्प एज है। तो आप जानते हो यहां पे इलेक्ट्रिक
चार्जेस सबसे ज्यादा होंगे, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी यहाँ पे, है ना। और कंपैरिजन में दूसरी जगह पे डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ऐसे होगा। तो अगर हम बताओ, अगर हम इस कंडक्टर को चार्ज और सप्लाई करें, और मान लो मैंने क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया, तो यहां पे क्या होगा, डेंसिटी यहां पे और ज्यादा बढ़ने लगेगी। जब यहां पे चार्जेस ज्यादा होंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है हमारा। अगर एक सीट के कारण या एक कंडक्टर के कारण अगर आप उसके क्लोज विसिनिटी में अगर आप चेक कर रहे हो, क्लोज विसिनिटी बोलने का मतलब कंडक्टर के बहुत ही ज्यादा करीब अगर आप हो, बहुत ही ज्यादा क्लोज आप हो, तो आपकी चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताओ, इस पॉइंट पे सिग्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो इस चार्ज के कारण यहां पे कुछ मटेरियल होगा कंडक्टर के आसपास, कुछ मटेरियल होगा, एयर हो गया, या तो अगर वाटर में है तो वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, या तो अगर किसी दूसरे मीडियम में आपने रखा है तो इसके आसपास कोई ना कोई मीडियम होगा। अब अगर जो मीडियम होगा उसकी क्या आएगी, कुछ ना कुछ पोलैरिटी आने लगेगी यहां पे, प्लस चार्ज की वजह से क्या होने लगेगा, उसकी कुछ ना कुछ पोलैरिटी आने लगेगी। जैसे यहां पे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इस टाइप की कुछ पोलैरिटी आने लगेगी। अगर हम इस पे चार्ज बढ़ाते रहें, अगर हम चार्ज इस पे अगर बढ़ाते चले जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये मीडियम जो है इसके पार्टिकल, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल टूट जाएंगे, ठीक है ना। वो क्या हो जाएंगे, टूट के अलग हो जाएंगे, नेगेटिव पार्ट उसका अलग हो जाएगा और पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाएगा। तो जो नेगेटिव पार्ट रहेगा वो किस पे मूव करने लगेगा, कंडक्टर की तरफ मूव करने लगेगा, और जब वो कंडक्टर में आने लगेगा तो यहां से चार्ज क्या होने लगेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होने लगेगा। चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होने लगेगा। जब चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगेगा तो इसका मतलब उस पर चार्ज क्या होने लगा, घटने लगा। तो अगर हम इस पे चार्ज देते जा रहे हैं तो इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट रहेगी कि हम उस लिमिट तक इस पे चार्ज दे सकते हैं। अगर उस लिमिट से ज्यादा हमने इस पे चार्ज किया तो उसके बाद इसके आसपास का डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है या जो भी मीडियम है आपका, वो मीडियम के पार्टिकल प्लस और माइनस में टूट जाएंगे, प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाएंगे, और वो जो है चार्ज हमारा जो कंडक्टर पे है वो लीक आउट हो जाएगा, यहां से वो बाहर निकल जाएगा चार्ज। तो अगर ये लीक आउट हो गया तो उससे ज्यादा हम इस पे चार्ज सप्लाई नहीं कर सकते। तो कंडक्टर की क्या होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है जहां तक आप उसको चार्ज सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया कैसे होता है, कैसे लीक आउट होता है, ये भी आपको समझ आ गया। तो ये वाला डायग्राम आप बना लेना और इसके बाद लिख लेना, आफ्टर ए मैक्सिमम लिमिट, आफ्टर अ मैक्स लिमिट the polarity of the charge of medium divide in charge of medium divide in positive and negative charge, and they come to the conductor, and conductor gets neutralized. So we can say that there is a
मैक्स लिमिट ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग की क्या है हमारी एक मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। तो कंडक्टर की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो मैक्सिमम चार्ज कुछ कैपेसिटी तक ही होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा अगर हम उस पर चार्ज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इफ वी ज्वाइन टू कंडक्टर्स, टू आर मोर देन टू, ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मोर देन टू कंडक्टर्स, then their potential become equal। अगर हम दो कंडक्टर को, कोई भी शेप के कंडक्टर हों, कोई भी शेप के आपके दो कंडक्टर हों, अगर उसको आपने ज्वाइन कर दिया, या तो यहां पे एक तीसरा कंडक्टर भी है उसको भी आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये तीनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर ये मान लो पहले V1 पे था, ये V2 पे था, ये V3 पे था, तो ज्वाइन करने के बाद तीनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा और इसका भी V हो जाएगा। तीनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग, अगर आप इनको ज्वाइन कर देते हो। ठीक है, तो अगर आपके प्लेट्स कंडक्टर हैं, प्लेट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तब भी यही कंडीशन आएगी, उनका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर आपके स्फेरिकल कंडक्टर हैं, अगर उनको आप ज्वाइन कर देते हो तो इनका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ठीक है ना, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। जब हम ज्वाइन करते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी बन गई है, कोई कैविटी हमने बनाया हुआ है उसमें, तो उस कैविटी पे क्या फर्क पड़ता है। कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर, कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। अगर हम कैविटी, जैसे हमारा कोई कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है सपोज, और यहां पे हमने क्या बना दिया, एक कैविटी बना दिया, ये हमारा क्या है, कैविटी है। ठीक है, तो अगर कोई कैविटी अगर हमने बना दिया और कैविटी पे अगर कोई चार्ज हमने अंदर में नहीं रखा हुआ है, तो कैविटी के सरफेस पे हमेशा क्या होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा। कैविटी के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पे आप एक पॉइंट लिखो, इफ नो चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी, then net electric field and net charge on the cavity will be जीरो। ठीक है ना, ये क्या होगा, जीरो होगा। अगर हमने कैविटी बना दी और उसमें के अंदर अगर हमने कोई चार्ज नहीं रखा, तो कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। कैविटी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा और चार्ज भी इस पे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक हमारी बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम किसको बोलते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है, देखो अगर ये कोई कंडक्टर है, यहां पे सपोज एक कैविटी बनी हुई है और अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दें, इस कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करेगा। क्यों डेवलप करेगा? क्योंकि इस पे इंड्यूस्ड चार्जेज आएंगे, ठीक है ना। इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में डेवलप करेगा और इसको ऐसे न्यूट्रलाइज करेगा कि ई नेट यहां पे क्या हो, जीरो हो, और ई की वैल्यू यहां पे भी क्या हो, जीरो हो। तो ये क्या करेगा, कैविटी को सील्ड करके रखेगा, कैविटी को क्या करेगा, सील्ड करके रखेगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या है, हमारा कैविटी है, ठीक है ना। कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और अगर हम इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल देखें तो उसके अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, है ना। कि अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दें तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने नहीं देता है, ये उसके नेट इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। समझ आ गया आपको? तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें और कैविटी में। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब देखो क्या दिया हुआ है। अब अगर हमने कैविटी के अंदर कुछ चार्ज रख दिया, अगर हमने एक हमारा कंडक्टर था, मान लो हम मान रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर था हमारा, और इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी थी। इस कैविटी के अंदर अगर हमने सेंटर पे चार्ज क्यू रख दिया, अगर हमने सेंटर पे चार्ज क्यू रख दिया तो अब हमें देखना है कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन क्या डेवलप होगी। अगर हमने यहाँ पे सेंटर पे चार्ज क्यू रखा तो कैविटी के सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा, कैविटी के सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा, और आउटर सरफेस पे जो हमारा स्फीयर है उस पे चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा, प्लस क्यू, इस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लस क्यू। समझ आया आपको? ये क्यों डेवलप होता है? देखो आपको क्या करना है, इनसाइड द मटेरियल आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, ये मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। समझ आया आपको? तो अगर यहां पे चार्ज आपने क्यों रख दिया कैविटी में, तो अगर आप एक गॉसियन सरफेस से जूम करो, मान लो ये आपकी एक गॉसियन सरफेस है कोई इस टाइप की, ये आपकी एक गॉसियन सरफेस है, तो अगर आपका गॉसियन सरफेस के अंदर अगर नेट चार्ज जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, है ना। अगर आप देखो गॉस लॉ से आप क्या बोलते हो, ई डॉट ds, या आप बोल सकते हो dA, ई डॉट dA कितना होता है, Q बाई क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। तो अगर आपको क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको जीरो रखना है तो दैट्स मीन Q इन आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। Q इन जब तक आपका जीरो नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट तो आपका कांस्टेंट है, ये तो जीरो होगा नहीं, Q इन जब तक जीरो नहीं होगा तब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रहेगी। तो अगर हम इस कंडीशन में देखें तो इस कंडीशन में इसके सरफेस पे क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस क्यू। अब हम इस कंडीशन में अगर हम पूछें तो इन दिस कंडीशन, इन द अबव कंडीशन there will be a charge, there will be a field, there will be a field, there will be a field inside cavity, कैविटी के अंदर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फील्ड डेवलप हो जाएगी। आप भी जानते हो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगी, फील्ड आ जाएगी डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये इसके कारण क्या आ जाएगा, फील्ड आ जाएगा।
तो इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो नेक्स्ट पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं इसी में। अगर मान लो यही हमारा स्फीयर था, अब ये हमारा कैविटी था, ठीक है। यहां पे हमने क्या करा, दो चार्जेज रख दिए, दो चार्जेज, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। एक हमने प्लस क्यू रख दिया, एक माइनस क्यू रख दिया। अब हमने दो चार्जेज रख दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी चीज आपको पूछा जा रहा है कि कैविटी के सरफेस पे कुछ चार्ज आएंगे या नहीं आएंगे। दो चीज आपसे पूछी जा रही है, तो इसको आपको बताना है। तो आप लोग खुद से सोचो और अपना आंसर लिखो आप अपनी नोटबुक में। जब मैं बताऊंगा तो उसको आप मैच करोगे। तो सोचो आप क्या होगा इस कंडीशन में अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू आ गए। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं देखो बताता हूं, अगर ये माइनस क्यू आ गया और ये कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, सेंटर पे तो है नहीं, कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, तो इनकी वजह से क्या आएगा, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कैविटी के सरफेस पे। समझ आया आपको? यहां कुछ प्लस माइनस चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी देखें, नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी विल बी 0। इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इसका नेट चार्ज जो आएगा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? फिर से आप वही गॉसियन सरफेस से जूम कर सकते हो। ये एक गॉसियन सरफेस है। अब इसके इनसाइड हमें क्या देखना है, नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तभी तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आएगा। अगर हमें मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है तो नेट चार्ज हमारा 0 रहना चाहिए। तो अगर कैविटी के हम इनसाइड देखें तो प्लस क्यू माइनस क्यू मिला के क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। और अगर हम कैविटी के सरफेस पे देखें तो ये भी क्या हो रहा है, कुछ प्लस और कुछ माइनस मिला के ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट चार्ज ऑन कैविटी क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे डेवलप होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होगा इस सरफेस पे, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप होगा कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। समझ आया आपको? क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड हमारा क्या है, 0 है। तो अब अगर हम कैविटी के सरफेस पे ये चार्ज हमारा डेवलप हो गया, तो अगर हम बोले इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन there will be a field inside कैविटी के अंदर क्या होगा, फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको हमेशा लिखोगे, ठीक है ना। मैं फील्ड लिख रहा हूं तो आप इसको समझोगे कि ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ये हो गई हमारी कैविटी की बात। अगर हम कोई क्वेश्चन देखें, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, ये हमारा एक कंडक्टर है, स्फीयर हम लेते हैं, हम एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है। स्फीयर में क्या दिया हुआ है, एक चार्ज आपका प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। और अगर आप सरफेस पे देखोगे तो क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस क्यू। अगर कैविटी पे आपने चार्ज दिया तो ये क्या चार्ज हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब किसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो आप बताओ, इसका नेट यहाँ पे Q है, इसको अगर मैं बोल दूं पॉइंट C, और इसको मैं सरफेस A बोल दूं, इसको मैं सरफेस B बोल दूं, तो बताओ आप तीनों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। अगर आप लिखोगे तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आएगा,
ई सी प्लस ई ए प्लस ई बी इक्वल टू, तीनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो नेट इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो नेट चार्ज हो रहा है वो तो आपका जीरो हो जा रहा है। चार्ज आपका मेन कौन सा है, ये जो आउटर सरफेस वाला है, उसी के कारण आपका क्या आ रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो अगर यहां पे आप लिखो तो क्या लिख सकते हो, ई सी प्लस ई ए इक्वल टू जीरो। ई सी और ई ए का अगर आप सम करोगे इस पॉइंट पे तो नेट क्या आएगा, वो आपका जीरो आएगा। और ई बी कितना आएगा बताओ आप, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ आया आपको? तो इस तरीके से आप निकालोगे कि क्या चार्ज आएगा या क्या उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल निकालना हुआ तो V कितना आएगा बताओ आप, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर आ जाएगा। ठीक है, अगर P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हुआ तो आपका आ जाएगा के क्यू बाई आर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ये आपका एक स्फीयर है, ये आपका एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है C, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q और ये कोई पॉइंट है P, यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस दी हुई है x और इसकी रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल R है। तो अगर यहां पे एक चार्ज Q रखा हुआ है तो यहां पे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होंगे बिकॉज ऑफ इंडक्शन, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इसके कारण इंड्यूस चार्ज डेवलप होंगे। तो आपको बताना है इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ये डिस्टेंस L गिवन है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, L गिवन है। तो आपको बताना है इस Q चार्ज के कारण, ये इंड्यूस चार्ज के कारण व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड charges on the sphere। ठीक है, स्फीयर पे इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ठीक है, ये आपका एक कंडक्टर है, इसको आप ध्यान में रखना, ये क्या है, कंडक्टर है। ठीक है ना, बताओ आप कितना आएगा इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना, ये गड़बड़ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, वो तो आप जानते ही हो, उसको नहीं निकालना है, यहां पे आप पोटेंशियल करने हैं। ठीक है ना, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल आपका कितना आएगा इंड्यूस चार्ज के कारण। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। आपने कर लिया होगा, पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले मैं अगर C पॉइंट पे निकाल लूं तो वही पोटेंशियल मेरा P पॉइंट पे भी रहेगा, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये कंडक्टर अगर है तो सारे पॉइंट पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं C पे निकाल लूं तो पोटेंशियल एट C क्या मिलेगा हमें बताओ आप, के क्यू बाई एल, यही तो मिलेगा। इसको आप निकाल लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप इन दोनों का अलग अलग आप निकाल लो। ठीक है ना, अब पोटेंशियल एट P इक्वल टू पोटेंशियल एट C, और ये कितना होगा, के क्यू बाई एल होगा। पोटेंशियल एट P क्या होगा, पोटेंशियल एट C के इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई एल। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानो। अब क्या करो आप इस पे किसके कारण पोटेंशियल आ रहा है, एक तो Q के कारण आ रहा है और दूसरा इंड्यूस्ड चार्ज के कारण आ रहा है। तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ Q प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड
चार्जेज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पोटेंशियल एट पॉइंट पी यही तो आएगा। पोटेंशियल बिकॉज ऑफ क्यू कितना आएगा? अगर यहां पे स्फीयर रहता ही नहीं, सिर्फ क्यू चार्ज रहता, तो पोटेंशियल इस पे कितना आता? के क्यू बाई एक्स आता, प्लस पोटेंशियल इंड्यूस्ड चार्जेज इक्वल टू पोटेंशियल, यहां पे कितना आएगा? के क्यू बाई एल, यही तो आएगा। तो अगर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेज अगर आपको निकालना है, इंड्यूस्ड चार्जेज कितना आ जाएगा बताओ आप? के क्यू बाई एल माइनस के क्यू बाई एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर आपको यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पे आप जानते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेज क्या होगा? 0 होगा, यही तो होगा। तो ई क्यू बिकॉज ऑफ क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ई बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज के कारण ये कितना आ गया? 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज आपको निकालना है तो माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना? माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इससे आप निकाल लोगे। समझ आया आपको? तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स करेंगे और इसमें। चलो कर लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ एनर्जी हम कैसे करें। अगर किसी भी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का हमें अगर सेल्फ एनर्जी निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये हम देखते हैं। ठीक है ना? सेल्फ एनर्जी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम, तो अगर हम निकालें सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सेल, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सेल, अगर हम सेल की सेल्फ एनर्जी निकालें, सेल की सेल्फ एनर्जी निकालने का क्या मतलब हुआ कि सेल को बनाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, वही वर्क क्या होगा? सेल की सेल्फ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो मजा आ रहा है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा है लेक्चर आप लोगों को। ठीक है ना? तो यहां पे हम देखते हैं, ये हमारा कोई सेल है जिसकी रेडियस गिवन है हमें r, किसी टाइम t पे इस पे चार्ज कितना है? q है, और हम क्या कर रहे हैं? dq चार्ज इंफिनिटी से लाके यहाँ पे dq चार्ज रख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे चार्ज q है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? अगर आप सेल का पोटेंशियल लिखो तो v ऑफ सेल, vs अगर मैं बोल दूं तो कितना होगा बताओ आप? के क्यू बाई आर होगा, के क्यू बाई आर होगा। अब ये पोटेंशियल ऑफ सेल आ गया। अब मैं इसकी स्मॉल एनर्जी लिखूं, जो मुझे ये डेल्टा क्यू डी क्यू चार्ज लाने में जितनी एनर्जी मुझे लगानी पड़ी, डेल्टा यू कैसे एनर्जी मेरी लग रही है देखो। जब इस पे चार्ज क्यू आ जाएगा तो कोई दूसरा चार्ज हम लेके आएंगे तो ये वाला चार्ज जो है उसको रिपेल करेगा, उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब हमारा चार्ज आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा के लाके इसको सेल पे रख रहे हैं। ठीक है? जब हम इसको सेल पे रखेंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा? हमें इसका एनर्जी मिल जाएगा कि हमें कितनी इसकी सेल्फ एनर्जी है या कितना हमें वर्क करना पड़ा। ठीक है? तो यहां से क्या करोगे आप? के क्यू बाई आर। अब डी यू अगर आपको लिखना है तो कितना मिल जाएगा आपको? के क्यू बाई आर इंटू डी क्यू, यही तो मिल जाएगा। के क्यू बाई आर इंटू डी क्यू, यही मिलेगा। अब अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दूं, कहां से कहां तक? 0 से u ये जाएगा, डी यू जो हमारा है, क्योंकि जब कोई चार्ज नहीं था तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं थी। अब इस पे चार्ज Q आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U हो गई। तो 0 से कैपिटल Q तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहां पे क्या मिल जाएगा? के क्यू बाई आर डी क्यू मिल जाएगा हमें, के क्यू बाई आर डी क्यू।
यही मिलेगा, हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं, यहां से आप देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये u मिल जाएगा, यहां से क्या मिलेगा, k/r आपका बाहर आ गया। q dq को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, q²/2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। अब आप इसकी सेल्फ एनर्जी लिख दो तो u कितना मिल जाएगा, यहां पे आप कर लेना सेल, नहीं तो आपको बाद में भूल जाएगा। ये सेल के कारण हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, सेल पे कितना उसकी सेल्फ एनर्जी होती है सेल की। ठीक है, तो अब अगर आप Q रखोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ KQ²/R, KQ²/R। ये क्या आती है, सेल्फ एनर्जी ऑफ द सेल आती है। तो अगर हमें सेल की सेल्फ एनर्जी निकालनी है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। समझ आ गया आपको? चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी निकालना सिखाता हूं। ठीक है, सेल का तो आप निकाल लोगे इजीली, सॉलिड स्फीयर का हम देखते हैं जिसमें कंप्लीट वॉल्यूम में क्या है, चार्ज भरा हुआ है, उसकी सेल्फ एनर्जी आप कैसे निकालोगे। चलो तो कर लिया होगा इसको आपने। अब मैं कर रहा हूं सॉलिड स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सेल था। अभी हम यहां पे क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी कितना आएगा ये हम देखते हैं। मान लो ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसको बनाने में हमें कितनी एनर्जी लगी वो हमें देखना है। इसकी रेडियस हमें r तक लेके जाना है, r तक हमें इसको पूरा भरना है चार्ज से। सपोज इसकी चार्ज डेंसिटी हमें कितना गिवन है, रो गिवन है, रो इसकी चार्ज डेंसिटी है। और जब हम इसमें कंप्लीट चार्ज इसमें आ जाता है तो वो चार्ज कितना है, कैपिटल Q है। जब हम इसको कंप्लीटली चार्ज से भर देते हैं तो वो कितना आता है, कैपिटल Q। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या मानूंगा कि पहले ये हमारा स्फीयर बना नहीं था। पहले क्या था, हमने बनाना शुरू किया था, हमने इसको एक थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको दिखे, इसको एक हमने स्मॉल r डिस्टेंस तक बनाया था और फिर उसके बाद हम इसको dr डिस्टेंस तक बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, r डिस्टेंस तक हमारा स्फीयर बन गया था, उसके बाद हम dr थिकनेस तक और लेके आ रहे थे हम अपना चार्ज। ठीक है, तो अगर हमारा r डिस्टेंस तक बना हुआ है तो आपको बताना है dr डिस्टेंस और बनाने में इसकी कितने एनर्जी आई होगी। तो अगर मैं du निकालूं तो कितना मिलेगा बताओ आप। अगर ये r डिस्टेंस तक बना हुआ है तो k इंटू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ये तो इसके चार्ज आ गया, डिवाइडेड विद क्या आ जाएगा, r डिवाइडेड विद r। ये क्या आ गया, इसका पोटेंशियल आ गया। इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर हम पोटेंशियल में किससे मल्टीप्लाई कर दें, जो dr हमारा चार्ज है, dr चार्ज कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr इंटू रो, यही तो होगा। अगर हम dr थिकनेस में चार्ज निकाले तो इतना ही आएगा हमारा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से u तक du को, और इसको हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दें, इसको हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 टू r, फ्रॉम 0 टू r अगर हम कर दें तो क्या वैल्यू आएगी हम वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पे देखें तो हमें इस सारे कांस्टेंट को मैं अब क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, k इंटू 4 पाई, ये स्क्वायर हो जाएगा, बाई 3 इंटू रो स्क्वायर मिल जाएगा हमें, रो यहां भी है यहां भी है तो रो स्क्वायर मिल जाएगा। r क्यूब से r स्क्वायर एक कैंसिल होगा तो यहाँ 2 मिल जाएगा हमें, रो स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, r स्क्वायर और r स्क्वायर, r पावर 4 इंटू dr, यही तो मिलेगा हमें। r इसमें से कैंसिल हुआ, 4 पाई स्क्वायर बाई 3, रो स्क्वायर मिल गया, इतना मिल गया। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं हम, k इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई 3 रो स्क्वायर इंटू
इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, आर पावर 4 का, तो कितना मिल जाएगा, आर पावर 5 डिवाइडेड विथ 5, यही तो मिलेगा, 0 टू कैपिटल आर। अब आप वैल्यू रख दो तो कितना मिल जाएगा, k इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई 3 रो स्क्वायर इंटू आर पावर 5 बाई 5, यही तो मिलेगा। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, ये आ गया इसका सेल्फ एनर्जी। तो अगर हम इसको क्यू में कन्वर्ट करें तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं बताओ आप, 4/3 पाई आर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। तो अगर हम रो की वैल्यू निकालें, रो की वैल्यू निकालें तो कितना मिल जाएगा, क्यू बाई 4 पाई आर क्यूब बाई 3 होल स्क्वायर होल, इससे ये डिवाइड हो जाएगा बस, ठीक है ना, इतना मिल जाएगा हमें। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यही वैल्यू उठा के हम यहां पे रख देते हैं, ये हमारी u है, u की वैल्यू है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो अब हम 2 में 1 की वैल्यू अगर रखें तो कितना मिलेगा हमें बताओ आप, अगर हम 2 में 1 की वैल्यू रखें तो u हमें कितना मिल जाएगा, यहां से आप वैल्यू रख दो, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड विथ 3, 4 पाई होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, रो स्क्वायर की जगह पे आप ये वैल्यू रख दो, क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू आर पावर 6 मिलेगा, ठीक है ना, डिवाइडेड विथ 9, ये मिल जाएगा आपको, इतना मिलेगा। और यहां पे क्या कर दो आप, आर पावर 5 डिवाइडेड विथ 5, यही तो मिलेगा। अब आप बताओ, अब ये कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर से ये 4 पाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर ये 9 है तो 9 आपका ऊपर जाएगा और 3 से कैंसिल होगा, तो 3 और 9 अगर कैंसिल होंगे तो 3 मिल जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू हमारी, बताओ आप। और r पावर 6 जो है वो r पावर 5 से कैंसिल होगा, यहाँ कितना बच जाएगा, r बच जाएगा। तो अगर आप इसको निकालते हो तो कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 3q स्क्वायर, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 3q स्क्वायर बाई 5r, ठीक है ना। तो अगर आप इसको करते हो तो कितना मिल जाएगा, 3kq स्क्वायर बाई 5r, ये आपकी u की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, u की वैल्यू। अगर आप इसको कंप्लीटली बनाओगे इस स्फीयर को तो कितना मिलेगा, 3kq स्क्वायर बाई 5r। इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब हम इसको मैं रब कर रहा हूं, ये वाला रिजल्ट आपको बहुत जगह पे यूज करना पड़ेगा, है ना। सेल्फ एनर्जी का तो 3kq स्क्वायर बाई 5r, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको मैं यहीं रहने देता हूं, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन करूंगा तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 3kq स्क्वायर बाई 5r। अगर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 2 सिस्टम बनाए गए, 2 स्फीयर बनाए गए जो सॉलिड स्फीयर है, जिनके बीच की डिस्टेंस है मान लो 10r इनके बीच की डिस्टेंस है, इनकी रेडियस कितनी है, r है, और इसकी रेडियस भी कितनी है, r है। इस पे चार्ज है q1 और इस पे चार्ज है q2। आपको बताना है इस सिस्टम को बनाने में टोटल कितना वर्क हुआ होगा, व्हाट इज द टोटल वर्क डन, व्हाट इज द टोटल वर्क डन टू मेक दिस सिस्टम, टू मेक
दिस सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने में हमें टोटल कितना वर्क करना पड़ा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं इसको। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। अब देखो मैं बताता हूं। एक तो पहले जब आप स्फीयर बना रहे होगे, तब आपको इसको बनाने में वर्क करना पड़ेगा और इसको बनाने में वर्क करना पड़ा होगा। फिर जब आप इन दोनों स्फीयर को 10 आर डिस्टेंस पे जब आप ला रहे होगे तो इसके दोनों के रिपल्सन की वजह से या अट्रैक्शन जो भी हो उसकी वजह से भी आपको क्या करना पड़ा होगा, वर्क करना पड़ा होगा। वर्क आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से चार्ज है। अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो एक्सटर्नल एजेंट पे वर्क होगा। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, तो एक्सटर्नल एजेंट को इस पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं कंप्लीट सिस्टम का निकालूं कि वर्क कितना करना पड़ा, तो मैं एक स्फीयर को बनाने में वर्क निकाल लूं, दूसरे स्फीयर को बनाने में वर्क निकाल लूं और इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी मैं निकाल लूं, तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा, कितना मुझे वर्क करना पड़ा। तो अगर मैं वर्क की बात करूं W, तो इसको बनाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा हमें, 3kq² बाई 5r1 5r, ये q1 स्क्वायर होगा, 3kq1² बाई 5r। उसी तरीके से जब आपका दूसरा बना होगा तो आपको कितना वर्क करना पड़ा होगा, 3kq2² बाई 5r, ठीक है, 5r करना पड़ा होगा। अब इन दोनों को जब आपने 10r डिस्टेंस पे लाके रखा तब आपको कितना वर्क करना पड़ा, kq1 q2 बाई 10r, इतना वर्क आपको करना पड़ा। तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया, ये आ गया, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कहीं पे भी अगर आपको निकालना है वर्क, ठीक है ना। चलो मैं अब रब कर रहा हूं इसको। ऐसे अगर कहीं पे आपको सेल दिया हुआ है तो आप पहले सेल का सेल्फ एनर्जी निकाल लो। सेल की सेल्फ एनर्जी का मतलब सेल को बनाने में कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकालो, अगर दो हैं तो उनको पास लाने में कितना वर्क करना पड़ा, ये आप निकालो, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है हमारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आपको निकालना है, मैं क्या मान रहा हूं, ये मेरा एक स्फीयर है, ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है ना। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा सेगमेंट ले लेता हूं इस स्फीयर का, बहुत छोटा सा है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, जिसका एरिया कितना है, ds है, जिसका एरिया da आप मान लो, है ना, ds भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इस छोटे एरिया को मैं अगर 1 बोल दूं और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं 2 बोल दूं, या तो आप इसके एक नाम दे दो, इसको मैं a बोल दूं और इसको आप b बोलो, क्योंकि एरिया आपने da लिया हुआ है ना, इसको b बोलो और इसको c बोलो। जो ये छोटा वाला पार्ट है उसको मैंने b बोल दिया और जो ये बड़ा वाला पार्ट है उसको मैंने क्या बोल दिया, c बोल दिया, ठीक है। तो अगर आप इसके क्लोज वेसिनिटी में देखते हो, अगर आप बहुत ही क्लोज जगह पे देखते हो, तो एक जो है मैं रिमेनिंग पार्ट के कारण देख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं निकाल रहा हूं तो कितना आ रहा है, ये E बिकॉज ऑफ C, ठीक है ना। और अगर मैं इस छोटे से सेगमेंट के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं, ये आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका कितना है, EB आ रहा है। अब अगर आप इस रिमेनिंग पार्ट का यहां पे देखो तो रिमेनिंग पार्ट का यहां पे क्या आएगा, इधर ही आएगा, EC आपका इधर आएगा अंदर में। लेकिन आपका इस वाले पार्ट के कारण अगर आप इधर देखोगे तो वो कितना आएगा, EB आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और आप जानते हो अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होता है। तो अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर के जस्ट बाहर देखें, कंडक्टिंग स्फीयर के जस्ट बाहर अगर इसकी हमें
चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा, सिग्मा इसकी अगर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, तो अगर इसके हम जस्ट बाहर देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। आपने निकाला एक सीट अगर बहुत ही लार्ज है तो उसके बिल्कुल पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका बहुत बड़ा स्फीयर है और ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही छोटा है और हम इसके बहुत पास निकाल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं हम। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू आएगी। अब अगर मैं निकालूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से बताओ, यहां से देख के आप बताओ, आप क्या बोल सकते हो, EC प्लस EB इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। और आप जानते हो इनसाइड किसी भी पॉइंट पे अगर वो कंडक्टिंग स्फीयर है तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसको आप लिख लेना, ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर है आपका, ठीक है। तो ये कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना मिलेगा मुझे, अगर मैं लिखूं EC माइनस EB, तो ये कितना मिल रहा है मुझे, 0 मिल रहा है। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप 1, 2 को सॉल्व कर दो तो आपको मिल जाएगा कि इस छोटे से सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे निकालूं तो यहां से क्या मिल जाएगा, दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को आप ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ EC कितना मिल जाएगा आपको, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो EC कितना मिल गया आपको, EC मिल गया आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, आपकी EB की भी वैल्यू हो जाएगी। EB और EC दोनों इक्वल होंगे, इस इक्वेशन से आप देख सकते हो। तो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब मुझे क्या करना है, प्रेशर निकालना है, इस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो अगर मैं इस रिमेनिंग पार्ट के कारण इस वाले पॉइंट पे अगर मैं फोर्स लिखूं DF, अगर मैं छोटा सा फोर्स लिखूं अगर DF, तो वो फोर्स कितना होगा बताओ आप। अगर मैं ये फोर्स लिखूं तो ये फोर्स कितना आएगा मेरा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें मैं क्या करूंगा, इसके चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फोर्स मिलेगा। इसका चार्ज कितना दिया हुआ है बताओ आप, सिग्मा इंटू DA, यही तो है इसका चार्ज, सिग्मा इंटू DA, यही तो चार्ज है इसका। अगर आप इसको DA डिस्टेंस, इसको DA सरफेस एरिया इसका मान रहे हो छोटे सेगमेंट का, तो DA इंटू सिग्मा, यही तो चार्ज आएगा, वहां पे आएगा। अब देखो यहां पे, अब ये वैल्यू आ गई आपकी। अब यहां पे क्या करना है आपको, इसको आप निकालो DF बाई DA। अगर आप करते हो DF बाई DA, ये कितना मिलेगा आपको, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही मिलेगा। और DF बाई DA क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालो तो वो कितना मिलेगा आपको, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब अगर मैं इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को अगर मैं किसके टर्म में लिखूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखूं, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर मुझे E के टर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहां सिग्मा को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, एप्सिलॉन नॉट इंटू E से रिप्लेस कर दूंगा मैं। एप्सिलॉन नॉट इंटू E अगर मैं इसमें रख देता हूं तो मेरा प्रेशर कितना आ जाएगा बताओ आप। सिग्मा की जगह पे आप रख दो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू E स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये क्या आता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आता है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन आपका जो जेई में पूछा गया है,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पता है तो आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गिवन है कि ये आपका एक स्फीयर है, ठीक है ना। स्फीयर को क्या किया हुआ है, हाफ पार्ट पे क्या फोर्स लगा रहे हो आप, इधर से F फोर्स लगा रहे हो और इधर से भी आप क्या फोर्स लगा रहे हो, F फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, F फोर्स लगा रहे हो और इसको क्या करना है, रेस्ट में रखना है। ये वाला पार्ट इसका कटा हुआ है, स्फीयर का यहां से पार्ट क्या हुआ है, कटा हुआ है, और आपको क्या करना है, F फोर्स लगा के इसको रेस्ट में रखना है। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपको गिवन है, चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, सिग्मा गिवन है, और इसका रेडियस आपको r गिवन है, रेडियस r गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है फोर्स F कितना होना चाहिए ताकि ये इसी कंडीशन में बना रहे, ठीक है ना, इसी कंडीशन में बना रहे। आप जानते हो अगर इस पे प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, तो रिपल्सन होगा, ये एक दूसरे को छोड़ना चाहेंगे। अगर ये कटा हुआ है तो, अगर ये कटा हुआ है तो ये एक दूसरे को छोड़ना चाहेंगे, तो इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आपको इनको स्टेशनरी रखना है। अब आपको वही बताना है कि ये फोर्स आपको कितना लगाना पड़ेगा, वो वैल्यू आपको बतानी है। तो फटाफट आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं what should be the value of F so that the sphere remain in static condition। ठीक है ना, आपको F बताना है। ठीक है, चलो आप फटाफट सॉल्व करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। फटाफट सॉल्व करो आप लोग, कर लिया होगा। चलो अब इसको देखो, मैं बता रहा हूं आपको, ये कितना दिया हुआ है, ये आपका कटा हुआ पार्ट है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लिखूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अगर मैं लिखूं P, तो कितना आएगा मेरा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। अगर मैं प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस हाफ पार्ट का, इधर फोर्स लग रहा है F, और इनके जितने भी ये सर्कुलर पार्ट होंगे हर जगह पे क्या लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा। समझ आ रहा है आपको, जो ये सर्कुलर पार्ट है उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा होगा, तो प्रेशर हमारा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो प्रेशर वाला फोर्स है, ये फोर्स एक्स अगर F को एग्जैक्टली बैलेंस करेगा तभी तो रेस्ट में रहेगा। तो अगर आपको F निकालना है तो आप क्या करोगे, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया से। एरिया कितना आएगा, 4 पाई, कितना आएगा इसका एरिया, एरिया आप बताओ, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा ना। एरिया आपका कितना आएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है ना, ये सर्कुलर एरिया हम देख रहे हैं, पाई R स्क्वायर, ये आपका एरिया आएगा। तो इसको आप यहां पे रख दो तो आपकी क्या वैल्यू मिल जाएगी, पाई सिग्मा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या मिल गया आपको, F की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये वैल्यू आपकी F की आ जाएगी। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर आपको क्या निकालना रहे, चार्ज वॉल्यूमेट्रिक आपको क्या निकालना रहे, एनर्जी निकालनी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक एरिया में कितना होगा। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जो आपका प्रेशर का फॉर्मूला आया था वही आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का।
तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है हमारा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमारी थ्योरी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अर्थिंग एक आपको और देखना है, तो पहले मैं आपको अर्थिंग बता देता हूं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं अर्थिंग। अर्थिंग में क्या होता है? When we connect a conductor, a conducting material with earth, then it's called earthing of the conductor। कंडक्टर का अर्थिंग बोलते हैं। जैसे अगर हम क्या करें, एक ये हमारा कंडक्टर है, इसको अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं। अगर कहीं पे आपको ऐसा सिंबल दिखता है तो आप तुरंत समझ जाना कि ये क्या है, अर्थिंग है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, इसका अर्थिंग हो गया, इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो अर्थ से कनेक्ट करोगे आप तो क्या करेगा, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख लो। सिंस अर्थ कैन सप्लाई इनफाइनाइट चार्ज सप्लाई कर सकता है, सो इनफाइनाइट चार्ज, since earth can supply infinite charge, so the net potential after earthing become zero। हम क्या करते हैं, अर्थ जो है इनफाइनाइट सप्लायर ऑफ एनर्जी है, कितना भी ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अगर इसके पास कुछ एनर्जी है, तो एनर्जी होता है तो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। कोई भी सिस्टम के पास अगर ज्यादा एनर्जी है तो वो ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, अगर उसकी एनर्जी हम कम कर दें तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसी कारण क्या करता है, अर्थ जो होता है वो चार्ज सप्लाई करता है, या तो इसके अंदर से चार्ज अपने अंदर ट्रांसफर करवाता है ताकि इसकी एनर्जी क्या हो, कम हो। एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है ना, जब इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तभी तो इस पे मिनिमम क्या आएगा, इस पे मिनिमम एनर्जी होगा इसका। ठीक है ना, पोटेंशियल जीरो होने के बाद, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो इस कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल इसका जीरो हो जाएगा। तो हम कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर अर्थिंग दिया हुआ है, अर्थिंग अगर दिया हुआ है, अर्थिंग में हम क्या लेंगे, हमेशा पोटेंशियल हम क्या लेंगे, जिसका अर्थिंग किया हुआ है उसका हम पोटेंशियल क्या लेंगे, जीरो लेंगे। ठीक है, समझ आया आपको? इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब करता हूं। यहां पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट होता है, हमने थ्योरी पार्ट पूरा खत्म कर लिया है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है ना, तो एक लेक्चर अभी मैं जितना न्यूमेरिकल करवा पाता हूं, 1 2 3 जो भी करवाऊंगा वो आप करना, बाकी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर नीट, जेई, बोर्ड और मेंस, एडवांस सबके क्वेश्चंस हम लोग उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और किस टाइप से हम उसको सॉल्व करेंगे, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, तो चलो इसमें हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ये आपका एक स्फीयर है, यहां पे एक दूसरा स्फीयर है, इस पे चार्ज कितना था, Q था, इस पे चार्ज 4Q था और इस पे चार्ज Q था। ठीक है ना, इस पे चार्ज Q था और इसकी रेडियस कितनी थी, R थी, इसकी रेडियस 2R थी।
रेडियस r और 2r। हमने क्या करा, जब इस चार्ज पहले इनिशियली ये चार्ज था, बाद में हमने क्या करा, इसकी अर्थिंग कर दी हमने, बाद में हमने क्या करा, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो आपको बताना है कि इस स्फीयर से कितना चार्ज अर्थ में फ्लो किया होगा। आपको बताना है स्फीयर से कितना चार्ज अर्थ में फ्लो किया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो फटाफट आप सॉल्व करो और बताओ। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे। हम क्या मान लेते हैं कि क्यू चार्ज इसमें से फ्लो किया होगा। तो ये बड़ा वाला मेरा स्फीयर है और ये छोटा वाला स्फीयर है। हम क्या मान रहे हैं, क्यू चार्ज इसमें से फ्लो करके अर्थ में चला गया, कितना, स्मॉल क्यू। तो इसके ऊपर चार्ज कितना बचा, क्यू माइनस स्मॉल क्यू बचा, और इसके ऊपर तो 4q ही चार्ज रहेगा। इसके ऊपर चार्ज कितना है, 4q है। अब अगर हमने इसको, इसका रेडियस कितना है, r गिवन है, और इसका रेडियस कितना है, 2r गिवन है। अब अगर मैं इनर स्फीयर का पोटेंशियल निकालूं तो क्या आना चाहिए, इनर स्फीयर का पोटेंशियल 0 आना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी अर्थिंग की हुई है। तो इनर स्फीयर का आप पोटेंशियल निकाल लो। तो इनर स्फीयर के कारण कितना मिलेगा, k q माइनस स्मॉल q बाई कैपिटल R प्लस k इंटू 4q बाई कैपिटल R, 2r होगा ये, 4q बाई 2r इक्वल टू 0। यही तो मिलेगा आपको, यही 0 मिलेगा। अब यहां से क्या मिल जाएगा, k बाई आर आप कैंसिल कर सकते हो। तो कितना मिलेगा, q माइनस स्मॉल q प्लस 2q इक्वल टू 0। तो यहां से कितना मिल जाएगा, 3q इक्वल टू q। इसका मतलब कितना चार्ज इसमें से फ्लो किया होगा, 3q चार्ज जो है इसमें से फ्लो करके अर्थ में चला गया। तो अब अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं स्फीयर पे, अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लें अगर, तो हमें क्या मिलेगा बताओ आप, इस पे कितना चार्ज मिलेगा हमें, q माइनस 3q। तो इस पे कितना चार्ज हो गया, माइनस 2q, ठीक है। और बाहर वाले पे कितना चार्ज है, प्लस 4q था, प्लस 4q था। तो अगर आप इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अगर इस पे देखो तो 4 सरफेसेस बनेंगे। ये 2 सरफेस यहाँ पे, एक इनर एक आउटर, 2 सरफेस यहाँ पे, एक इनर एक आउटर, 2 सरफेस बनेंगे। तो अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो मैं उस सरफेस को दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्मॉल सरफेस बना दिया, यहाँ पे सेल टाइप का मैंने बना दिया। इनर आउटर पे आपको बताना है चार्ज कितना है, ठीक है। तो अगर हम इनर सरफेस पे देखें तो आप बताओ, आपको पता है कि इनसाइड ए कंडक्टिंग मटेरियल, अगर कोई कंडक्टिंग सेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे चार्ज क्या आएगा हमारा, बताओ आप, यहां पे चार्ज आएगा हमारा 0। अगर मटेरियल के अंदर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब यहां पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो इनर सरफेस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो जो माइनस 2q चार्ज है वो आउटर सरफेस पे रहेगा। अब ये अगर आउटर सरफेस हो गया तो यहां भी कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस 2q। कितना आ जाएगा चार्ज, प्लस 2q। क्यों आएगा, क्योंकि इनर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए हम इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। ऐसे अगर एक गॉसियन सरफेस है इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं, आप एयर में मत सोचने लगना कि मैं एयर की बात कर रहा हूं। इनसाइड द मटेरियल मैं देख रहा हूं, अगर मैं ये गॉसियन सरफेस लूं तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 आना चाहिए। तो यहां पे अगर ये चार्ज माइनस 2q है तो यहां पे चार्ज प्लस 2q रहेगा, तभी जाके नेट चार्ज 0 होगा। तो अब अगर यहां पे प्लस 2q आ गया तो बाहर में कितना चार्ज बचा, प्लस 2q, यही तो चार्ज बचा। तो इसके बाद ये क्या आ जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। ये इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और कितना चार्ज फ्लो किया वो आपने बता दिया। नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 स्फीयर आपको गिवन है, ठीक है ना। 2 कंडक्टिंग स्फीयर हैं, 2 कंडक्टिंग स्फीयर, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, ठीक है। इसकी रेडियस है r
और इसकी रेडियस है 3r, ठीक है। इस पे चार्ज हमने दिया हुआ है q और इस पे चार्ज हमने दिया हुआ है 5q, इस पे हमने 5q चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। दो स्फीयर है। अब हम क्या करते हैं, इनको हम कांटेक्ट में लाते हैं, इनको क्या करते हैं हम कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं और फिर तीसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। तो आपको बताना है फाइनली इस पे चार्ज अगर Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो आपको बताना है Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा, ये दोनों आपको बताने हैं। Q1 और Q2 कितना होगा, इनको अगर हम कांटेक्ट में लाके फिर वापस से इनको क्या करें, हटा दें, तो Q1 Q2 कितना आएगा, ठीक है। ये आपको बताना है। ये दूर दूर रखे हुए थे, इनको आप आस पास नहीं लोगे, ये दूर दूर रखे हुए थे, हम इनको कांटेक्ट में लाए और कांटेक्ट में लाने के बाद फिर हमने हटा दिया, तो आपको बताना है Q1 और Q2 कितना हो गया होगा, ये बताना है आपको। सॉल्व करो आप फटाफट, फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो इसको मैं रब करूंगा, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पे। अब देखो, अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, पोटेंशियल ऑफ 1 और इसको मैं 2 बोल देता हूं, तो सोल्यूशन अगर मैं लिखूं इसका, तो पोटेंशियल ऑफ 1 V1 अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा मुझे बताओ, KQ/R आया होगा। और पोटेंशियल ऑफ 2 अगर मैं निकालूं तो वो कितना आया होगा, 5KQ/3R, यही तो आया होगा। ये दोनों का पोटेंशियल था, इनिशियली चार्जेस कितने थे, +Q और 5Q। अब जब हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया होगा तो दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए होंगे, सेम हो गए होंगे। V1 इक्वल टू V मत करो आप, V1 डैश करो और V2 डैश करो, V2 डैश करो, ये दोनों क्या हो गए होंगे, इक्वल हो गए होंगे। तो हमने माना कि अब इस पे चार्ज कितना हो गया आफ्टर कांटेक्ट, इस पे चार्ज हो गया Q1 और इस पे चार्ज हो गया Q2। तो V1 आप निकालो, V1 निकालो, V1 कितना आएगा बताओ आप, KQ1/R इक्वल टू K इंटू Q2, K इंटू Q2/3R, यही तो आया। तो K/R कैंसिल हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q2 इक्वल टू 3Q1, इक्वेशन नंबर 1 में मान लेता हूं। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब मैं दूसरी इक्वेशन कहां से लिख सकता हूं, अगर Q1 और Q2 को मैं ऐड करूं तो चार्जेस मेरे क्या रहे होंगे, कंजर्व रहे होंगे। तो चार्जेस अगर मेरे कंजर्व हैं, क्योंकि चार्जेस तो कहीं गए नहीं, तो Q1 प्लस Q2 में क्या लिख सकता हूं, 5Q इस पे था और Q इस पे था, तो 5Q प्लस Q कितना आ गया, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 6Q आ गया। ये Q है और यहां पे भी आपका Q है, ठीक है। अब मैं अगर Q2 की वैल्यू रख दूं यहां पे 3Q1, तो यहां पे क्या मैं करूंगा, Q1 प्लस 3Q1 इक्वल टू 6Q, यही तो मिलेगा। अब यहां से मिल गया आपको 4Q1 इक्वल टू 6Q। तो अगर आपको Q1 निकालना है तो Q1 कितना मिल गया आपको बताओ, 3/2Q। और अगर आपको Q2 निकालना है तो Q2 को कितना मिल जाएगा आपको, Q2 कितना मिल जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ Q1, तो 9/2Q। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया कि अगर इन दोनों को टच करने के बाद अगर आप हटाओगे तो इनके ऊपर कितने चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है ना। फटाफट आप नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो कर लिया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स है ना। पैरेलल प्लेट्स, अभी मुझे बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। पैरेलल प्लेट में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर हम अर्थिंग कर देते हैं, 3 स्फीयर हैं या तो फिर उससे ज़्यादा स्फीयर हैं, ज़्यादा प्लेट्स हैं, तो अर्थिंग करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट क्लास हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल के लिए ही रहेगा। हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर जेई, नीट और बोर्ड और उसके बाद एडवांस मेंस सबका क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।